चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है और आज की जो क्लास है ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट की समाज कार्य की जून 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित है। और हम लोगों ने कल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। जैसे 90 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसी के आगे बढ़ेंगे। कल आप लोगों को एक डाउट था, उसको भी मैंने क्लियर कर दिया अभी अभी कि भाई जब कभी नाम आता है मैकाइबर पेज का तो स्थानीय क्षेत्र जो एक निश्चित या स्थानीय या निवास स्थान को रिप्रेजेंट करता है, एक क्षेत्र इन्होंने बताया था और एक क्षेत्र बताया था सामुदायिक भावना, जिसको हम लोग बोलते हैं हम की भावना। और हम की भावना में आप याद रखिएगा बोगार्ट्स का नाम, ठीक है। बाकी किंग्सले डेविस प्रादेशिक निकटता और सामाजिक संपूर्णता कह लीजिए या पूर्णता कह लीजिए, बात दोनों एक ही होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में कि सामाजिक समूह के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित विद्वानों ने व्याख्या की है। कूले हैं, मिलर हैं कि ड्वाइट और रिचर्ड। तो आप लोगों को मैं बता दूं, हाँ यहाँ पे अगर आपने कहा है कि रिचर्ड नहीं है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। और मैं लोगों से जानना चाहूँगा कि और क्या हो सकता है सामाजिक समूह के वर्गीकरण, ज़रा बताने की कोशिश करें। ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा आप लोगों का, अगर हम बात करते हैं तो बताइए। ये और दो मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे ना, कूले और मिलर का। देखिए हम अगर बात करते हैं, हम लोगों को भलीभांति तरीके से ये पता है कि कूले का आता है एक और एक आता है आपका मिलर महोदय का सामाजिक समूहों के परिवर्तन में। अब बात आता है ड्वाइट के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों ने ड्वाइट के बारे में नहीं सुना है। मिलर ने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समूह के बारे में बात किया है। और ड्वाइट एक नाम अगर हम पूरा इनका लेते हैं तो उनका नाम एक अनैच्छिक और ऐच्छिक समूह में हम देखते हैं ड्वाइट का नाम, ठीक है। ड्वाइट का नाम देखते हैं, रिचर्ड का नाम नहीं देखते हैं। जो ड्वाइट हैं सैंडरसन, इनका नाम ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह के रूप में हम जानते हैं, याद रखिएगा। रिचर्ड यहाँ पे नहीं होंगे तो मैं कहूँगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न से एक प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में बना हुआ है एफ टोनीज को लेकर, फर्नांडिस टोनीज को कहा जाता है। इसमें आप ध्यान रखेंगे सभी लोग समुदाय और समितियों के बारे में बात किया है। गेसलसॉफ्ट और गेमिनसॉफ्ट के बारे में बात अगर कोई किया है तो एफ टोनीज ने बात किया है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 92। फिर मैं आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। चलिए बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ता हूँ 93 से लेकर और 102 तक, यानी 93 से लेकर 102 तक ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं जो प्रश्न होंगे कथन और कारण को आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट का चयन करना होगा। जैसे अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन ए आर दोनों सही होगा, आर ए की व्याख्या कर रहा होगा। पहला बी आप दोनों सही कहेंगे परंतु व्याख्या नहीं होगा। सी वाला ए सही होगा किंतु आर गलत हो जाएगा। डी वाला ए गलत होगा किंतु आर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, कहता क्या है। कहता है कि संस्थाओं में परिवर्तन के प्रयत्न सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। क्या ये बात सही लग रही है 93 का? बिल्कुल सत्य है, ये बात सत्य है कि संस्था में परिवर्तन के प्रयत्न से ही सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। बात करते हैं कारण के बारे में। क्या ये जो सामाजिक संस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, क्या ये परिवर्तन का प्रयत्न सामाजिक संस्था ही एक अहम भूमिका निभाती है? तो इसके परिप्रेक्ष्य से क्या ऐसी बात कारण में कहा जा रहा है, संस्थानों में रूढ़िवादिता होने के कारण परिवर्तन युग के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं होता है और ना ही आवश्यकता पूरी हो पाती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ आपको बताऊँ मैं, ऑप्शन ए का चुनाव करिएगा। क्यों? कारण ये है, बताता है कि जो परिवर्तन का प्रयत्न कर रहा है संस्था में, बताता है कि संस्थाओं में रूढ़िबद्धता होने के कारण परिवर्तन युग का सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, ना कि आवश्यकता पूरी हो पाती है, बल्कि ऐसी जगह पे परिवर्तन के प्रयत्न से सामाजिक परिवर्तन आते हैं। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। जो ये आर है आपको सही तरीके से व्याख्या कर रहा है तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। कारण मैंने बता दिया आपको कि भाई ये बेसिकली परिवर्तन युग का सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, बल्कि आवश्यकता की पूरी करने में सामर्थ होता है। इसी वजह से सामाजिक परिवर्तन जो है संस्था में हमें देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 94 की बात करते हैं। सामाजिक संस्थाएं कई बार व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधा बन जाती है। क्या ये बात सत्य है? बताइए। बिल्कुल नहीं, देखिए सामाजिक संस्था कई बार, अब यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा,
कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के विकास में प्रगति में बाधा बन जाती है जब सही तरीके से कोई सिस्टम या साधन ना हो, तकनीकी का प्रयोग नहीं करेंगे तो हो सकता है ऐसा बन सकता है ना, बन सकता है। तो इसलिए ये बात सत्य है, गलत नहीं है मैडम, कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के विकास में, अब ऐसी तो कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो संस्था है वो सही तरीके से काम कर रही होगी, है ना, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक हो जाती है, तो ये कारण बन सकता है एक प्रकार से, अगर हम बात करें व्यक्ति के विकास के लिए। और रूढ़िबद्धता के कारण ही विभिन्न जातियों में दूरी बनी रहती है, तो वहाँ पे रूढ़िबद्धता निकल के आती है, और इसकी कारण से ही यहाँ पे क्या बनी रहती है, जातियों में दूरी बनी रहती है। तो मैं आपसे कहूँगा ये सत्य भी है और ये एक प्रकार से व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगेन आपका पहला वाला सही हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है। आर जो है सही तरीके से ए की व्याख्या कर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात अगर हम लोग करते हैं तो 95 हमारे सामने है, कह रहा है कि सामाजिक संस्था को अमूर्त व्यवस्था कहा जाता है। क्या यह बात सत्य लग रही है आप लोगों को? हाँ, ये सत्य है। अगर हम बात करते हैं कारण पर कि कार्यविधि तथा नियमों की व्यवस्था होने के कारण संस्था को अमूर्त कहा जाता है, ये भी बात सत्य है। यही रीज़न है कि इसको अमूर्त कहा जाता है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों का जवाब किस ऑप्शन का चुनाव करने वाले हैं बताइए, ए या बी? हाँ, ए का। हाँ, आप लोगों का ए ही सही होगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लेते हैं, सामाजिक संरचना के बारे में। सामाजिक संरचना की स्थिरता इसकी जो है सस्ती प्रणाली की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 96 का अगर हम बात करते हैं तो ये सत्य जवाब है आपका कि सस्ती प्रणाली का प्रभावशीलता पर निर्भर करती है सामाजिक संरचना में। और सामाजिक संरचना के बारे में मैंने आप लोगों को शुरुआत में भी बता दिया है कि किन चीज़ों के बारे में बात करता है कि व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों की अपेक्षा किसी विशिष्ट अंतःक्रिया और सदस्य और व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसको बेसिकली सामाजिक संरचना के अंतर्गत हम लोग कैटेगरीज में रख देते हैं। तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट सही है। कारण कहता है कि आदर्श मूल्यों को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए प्रत्येक समाज में सस्ती प्रणाली होती भी है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बेसिकली पूरा का पूरा सिस्टम जो बना रखा है सस्ती प्रणाली से संबंधित बना रखा है। इसलिए आप लोग 96 का जवाब दीजिएगा ए। ठीक है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 97 है जी सर, ये शास्त्रीय प्रणाली होती क्या है? वही मैडम, देखो यहाँ सोशल वर्क में एक ही शब्द आपको ध्यान रखना है, आपको बता देता हूँ, वो कई चीज़ों से रिप्रेजेंट करेगा, जैसे क्रमबद्धता को, वैज्ञानिक विधि को, समाज की मुख्य धारा से, सबका मतलब एक है, सबका अर्थ एक है। ठीक है, व्यवस्था प्रणाली को, ठीक है, विभिन्न कौशल को, और समाज कार्य की तकनीकी प्रणाली, सिस्टम, विधियाँ, प्रविधियाँ, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शास्त्रीय प्रणाली को प्रभाव पर निर्भर करती, तभी तो वहाँ पे कोई ना कोई एक आदर्श मूल्य हमारे सामने निकल कर आएगा। ठीक है, तो प्रत्येक समाज में इसकी ज़रूरत है। अगर आप व्यवस्था नहीं करेंगे, क्रमबद्धता नहीं बताएंगे, वैज्ञानिकता नहीं करेंगे, तो वो कहाँ बनेगा सामाजिक संरचना? मैंने आप लोगों को बताया था ना एक भाई, अगर कोई मकान बनाना है आपको तो उसमें ईंट सीमेंट वगैरह लगेगी तब जाके पूरा तरीके से एक मकान बनता है। तो सामाजिक संरचना के लिए भाई जाहिर सी बात है, जब तक सारे साधन नहीं होंगे तो सामाजिक संरचना बनेगी कैसे? सही तरीके से यहाँ पे जो शास्त्रीय प्रणाली है वो, हाँ, वो बेसिकली व्यवस्था को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ऑप्शन आपका यही सही रहेगा, ए वाला। आप ये शब्द जो समाजकारी में है वो पॉजिटिव शब्द को आप ध्यान रखेंगे। हर एक प्रश्न के बारे में आप दो तरीके से सोचा करें, एक आप सोचा करें सकारात्मक और एक आप सोचा करें नकारात्मक। जो आपके प्रश्न में जब भी कभी आप सॉल्व करें ऐसे प्रश्नों को, तो एक तरफ आप सकारात्मकता से देखें। अगर प्रश्न सकारात्मकता को बताता है तो फिर आप सत्य कह दीजिएगा। यदि सकारात्मकता में नहीं आपको लग रहा है कि ये सत्य नहीं, तो फिर नकारात्मकता के बारे में आप सोचिएगा, तो ऑटोमेटिक आपको इन्हीं दोनों में से उत्तर मिलेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों में से उत्तर आपको मिलेंगे ऐसे प्रश्नों में। फैक्ट में सकारात्मकता और नकारात्मकता मत सोचिएगा, फैक्ट में तो फैक्ट ही होता है भाई। भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो नई दिल्ली ही है, बदला नहीं जाएगा उसको। ठीक है, तो ये फैक्ट है। बात समझ में आ रही है सभी को? एक बार देखता हूँ कोई ज्वाइन हो रहे हैं, कुणाल भारद्वाज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। बताइए जरा, सामाजिक संस्थाओं के उद्देश्य पूर्णतः सुपरिभाषित तथा स्पष्ट होते हैं। क्या ये बात सत्य है? सामाजिक संस्थाओं के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, मैंने आप लोगों से एक चीज़ पढ़ाया था, बताया भी था
कि याद रखिएगा, सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित और स्थापित प्रणाली को कहते हैं। और आप लोगों ने मैच भी किया था आगबन और निमकाप को, आप लोगों ने मैच भी किया था। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जब आपने मैच किया है तो इस चीज़ को सोचिए कि वो परिभाषा सामाजिक संस्था के उद्देश्य से पूर्णतः सुपरिभाषित और स्पष्ट हो रही है। बोगार्स भी कहते हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित की जाती है, और ये क्या किया जाता है, सुस्थापित कार्यविधि और व्यक्तियों की आवश्यकताएं। तो इस वजह से सामाजिक संस्था के उद्देश्य जो होते हैं वह पूर्णतः परिभाषित और स्पष्ट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं कारण की। कारण कहता है कि प्रत्येक संस्था का निर्माण सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। अब देखिए, प्रत्येक संस्था का उद्देश्य, आपके संस्था आपने इंस्टीट्यूट खोला है तो क्या उद्देश्य होना चाहिए आपका, भाई यही होना चाहिए कि भाई समाज का कल्याण किया जा सके, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो ये तो सत्य है, ये भी, और सत्य ये भी है। अब देखिए, सामाजिक संस्थाओं के उद्देश्य पूर्णतः परिभाषित स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे कि उद्देश्य क्या बता रहा है कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। तो बात सत्य है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करिएगा, ये व्याख्या भी सही कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ऐसे प्रश्न को। अच्छा बताइए जरा, बिना उचित ढांचे या संरचना के कोई भी सामाजिक संस्था का विकसित नहीं हो सकता, क्या ये बात सही है? बिना उचित ढांचा और संरचना के कोई भी सामाजिक संस्था विकसित नहीं हो सकती। मैंने जो बोला है ये सही बोला है, तो इसलिए आपका ये सही है। हाँ, ढांचा उस कार्य प्रणाली को कहते हैं, स्ट्रक्चर संरचना है ना, उस कार्य प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा संस्था का काम चलता है। बात ये भी सही है। तो अब सब मिला जुला के यहाँ पे संरचना की बात हो रही है, और संरचना यहाँ पे बताई भी जा रही है कि तभी तो संरचना का काम होगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अगेन ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करें। आपका ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 99 कि संस्था के प्रतीकों की प्रकृति जो है भौतिक और अभौतिक दोनों होती है, क्या बात सही है? संस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं, भौतिक और अभौतिक दोनों होती है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया है। अगर आप कह रहे हैं सही है तो मैं भी मानता हूं कि सही है, सत्य है। प्रत्येक बैंक, देखिए अब एक तो प्रश्न मैंने बताया भी है, प्रत्येक और केवल में कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे ऐसे चीज़ों पर भी। ठीक है, प्रत्येक बैंक का अपना प्रतीक होता है। कितने लोग आप इसको सही मानेंगे? सही है। आप बताइए, एक हाँ, क्योंकि एक तो नीचे बैंक कह रहा है, ऊपर संस्था के बारे में बात कर रहा है, भौतिक और अभौतिक दोनों नेचर माने जाते हैं, जो कि कारण कुछ और बता रहा है, कथन कुछ और बता रहा है। तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन नंबर बी को लगे आइएगा। ए भी सही है, आर भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं है ना, परंतु व्याख्या नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। देखिए, मैंने आप लोगों से बताया भी है कि एक राष्ट्रीय अस्थिरोग दिव्यांग संस्थान है जो कोलकाता में है, एक राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान है जो सिकंदराबाद में है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन एक संस्थान है जो देहरादून में है ना, एक अलियावर राष्ट्रीय बधिर संस्थान है जो मुंबई में है, शारीरिक दिव्यांग संस्थान है जो नई दिल्ली में है। ये सारे संस्थान हैं और इनके प्रतीक भी है ना, इनके प्रतीक भी है, सिंबल भी बनाए गए हैं एक प्रकार से। तो आप लोग ऐसे भी प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा, यूजीसी में ऐसे भी प्रश्न पूछा भी गया है कि भाई एक बार प्रश्न तो यही आया था कि राष्ट्रीय दृष्टिहीन जो इंस्टीट्यूट है बधिर बच्चों के लिए वो कहाँ है, तो मुंबई में, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे कि संस्था एक अमूर्त व्यवस्था है, और इस बात से आप सभी लोग सहमत रहना कि सत्य है। कारण की बात करेंगे, सामाजिक संस्था कार्यविधि की एक संस्था है, ये भी आपका सत्य है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे देखिए, सामाजिक संस्था अमूर्त है और सामाजिक संस्था कार्यविधि का संस्था है, तो यहाँ आपकी व्याख्या नहीं हो रही है। अमूर्त का कारण नहीं बताया इसने, ये तो कार्यविधि की संस्था है सामाजिक संस्था, तो उसका रीज़न नहीं बता रहा। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो बता रहा था रीज़न। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 101 संस्था का विकास अवनति व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सामाजिक संस्था के बारे में, तो सामाजिक संस्था एक सामूहिक अभिनति होती है।
बेसिकली इसमें कहा गया है कि सामाजिक संस्था के लिए सामूहिक अभिनति का होना अति आवश्यक है और सामूहिक अभिनति के कारण ही इसमें अस्थायित्व होता है और सदस्यों के लिए अधिक प्रभावशाली भी होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत, आप बताएं। सर सही है। ओके, अगर आप कह रहे हैं यहाँ पे सही तो मैं भी इस स्टेटमेंट को मानूंगा सही। अब आप देखिए नीचे दूसरा कि सामाजिक संस्था का विकास अल्प समय के लिए होता है क्या? ये गलत है। ये गलत है। तो इसलिए आप कौन सा जवाब देंगे इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी देंगे। वेरी गुड, ए सही है और आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में मिलेगा आपको। 102, सामाजिक संस्था के लिए सामूहिक अभिनति का होना अति आवश्यक है। देखो मैंने अभी आपको बोला भी था और ये सत्य है। कारण कहता है कि सामूहिक अभिनति के कारण ही इसके अस्तित्व की भावना भी आवश्यक होती है। ये भी देखो मैंने अभी बोला था, ये भी सत्य है। सही है। तो आप लोग यहाँ पर व्याख्या बोलेंगे क्या? हो रही है सर। हाँ हो रही है, व्याख्या हो रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करेंगे हम लोग। 108 102 के बाद 108 आया है। चलिए, पद प्रणाली व्यक्तियों की डैश एवं परिस्थितियों को निर्दिष्ट करती है। क्या भूमिका और आकांक्षाएं, प्रत्याशाएं या इच्छाएं पद प्रणाली को? भूमिका इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। रोल जो होता है पद प्रणाली व्यक्तियों की और स्टेटस को निर्देशित करती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। सामाजिक संरचना समाज के डैश स्वरूप को निर्दिष्ट करती है। बताइए, सामाजिक संरचना आंतरिक को करेगी, बाह्य के स्वरूप को करेगी, विशेष स्वरूप को करेगी? आंतरिक। आंतरिक। आंतरिक होगा। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए बाह्य, यहाँ पे जो सामाजिक संरचना है मैं आपको बता दूं कि जो सामाजिक संरचना है वह आपकी बाह्य को रिप्रेजेंट करेगी, बाह्य को निर्दिष्ट करेगी सामाजिक संरचना। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पर बी करेक्ट होगा। देखिए कारण क्या है मैं बताता हूँ। सामाजिक संरचना में अभी आपने एक प्रश्न देखा था कि शास्त्रीय प्रणाली, और शास्त्रीय प्रणाली में मैंने आपसे बताया था कि आदर्श मूल्यों को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए प्रत्येक समाज की शास्त्रीय प्रणाली होती है, जिसमें व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं, प्रत्याशाएं विधि अनेक और असीमित होती हैं। और आप लोगों ने ये भी कहा कि सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों का एकीकरण और समन्वय के रूप में एक आदर्श नियमों का उल्लंघन अगर कोई करता है उसको दंडित भी किया जाता है। तो जो सामाजिक संरचना समाज के लिए होगी वो बाह्य होगी। देखिए सामाजिक संरचना अंतर संबंधी समस्या और एजेंसी और सामाजिक प्रतिमान साथ में समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा प्राप्त स्थिति और भूमिकाओं का विशेष व्यवस्था को ही हम लोग बोल देते हैं सामाजिक संरचना। और हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस पर प्रकाश भी डाला था। तो आप लोग अगर प्रश्न बनाया गया है तो मैं आपको बताऊं बाह्य से, इसके स्वरूपों की बात हो रही है, सामाजिक संरचना के स्वरूप की बात हो रही है, जो बाह्य एक अहम भूमिका निभाती है। बाह्य एक अहम भूमिका निभाती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। स्वरूप में बाह्य रूप से निर्दिष्ट होती है और जो इसके प्रकारात्मक और आंतरिक प्रतिमान को जन्म देने लगती है, या आप कह लीजिए कि प्रकारात्मक और आंतरिक स्वरूप की अपेक्षा अधिक स्थिर होती है। कारण यही है कि बाह्य स्वरूप को निर्दिष्ट करती है, समाज के बाह्य स्वरूप को निर्दिष्ट करती है, इसके प्रकारात्मक और आंतरिक स्वरूप की अपेक्षा अधिक स्थिर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी का चयन करिएगा आप लोग से। ऑप्शन नंबर बी सही है। डैश प्रारूप मुख्यतः व्यक्ति के असामान्य व्यवहार को परिवर्तित करने पर ध्यान देता है। चिंतन, विकासात्मक, चिकित्सा, सामाजिक लक्ष्य। चिकित्सा, हाँ। थेरेपी प्रारूप मुख्यतः व्यक्ति के असामान्य व्यवहार को परिवर्तित करने पर ध्यान देती है। ऑप्शन नंबर आपका थेरेपी सही रहेगा। ठीक है, थेरेपी। समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद का प्रारंभ किसने किया था, किसको माना जाता है? देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। दुर्गम। ओके ओके, तो आप लोगों का जवाब आ रहा है यहाँ पे कि भाई इस्माइल दुर्खिम का। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हर्बर्ट स्पेंसर। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे एक चीज़ बोला था कि समाजशास्त्र में
जी देखिए, समाजशास्त्र में अगर बात हो रही है प्रकार्यवाद के प्रारंभ की बात, तो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय प्रथम विचारक थे जो समाज की संरचना पर भी प्रकाश डाला था और साथ ही साथ उन्होंने प्रकार्यवाद पर भी चर्चा परिचर्चा किया था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर को आप लोग प्राथमिकता देंगे। दुर्किम ने परिभाषित करने का प्रयास किया था लेकिन वह असफल मान लिया गया था, एक प्रकार से सक्सेस नहीं हुआ था। तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी वो था ना, बुक उनकी, उसी हाँ, सबसे प्रिंसिपल पहले ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में इन्होंने जब चर्चा कर रखी थी उस समय इन्होंने बताया था। चलिए एक 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 मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिए। क्वेश्चन नंबर 112, अगस्ट काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के किन अवस्थाओं की कल्पना की है? धार्मिक, सकारात्मक, आध्यात्मिक? तीनों? 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैंने आपसे कहा है ना, अगस्ट काम्टे प्रौद्योगिकी के बारे में बात मत करिएगा आप लोग, और जो है ठीक है, धार्मिक, आध्यात्मिक और सकारात्मकता के बारे में ये बात की है। पार्सन्स ने, देखिए मैंने आपको बताया भी है कि पार्सन्स के बारे में इन्होंने बताया है समस्याओं का सुलझाने का प्रकार। मैंने कहा था कि इनके 4 ऐसे सामाजिक मूल्य बताए गए जहाँ पे सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य था, प्रदत्त सामाजिक मूल्य था, विशिष्ट सामाजिक मूल्य था, अर्जित सामाजिक मूल्य था। मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को बताया भी था, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था। और उन्हीं समस्याओं के बारे में बात करते हैं। उन समस्याओं को सुलझाने का जो तरीका इन्होंने बताया था, बेसिकली ध्यान रखिएगा, ये 4 के चारों आ जाएंगे। तनाव नियंत्रण भी रहेगा, अनुकूलन भी रहेगा, एकीकरण भी रहेगा और लक्ष्य प्राप्ति भी रहेगा। इसी को बोला जाता है प्रतिमानात्मक स्थायित्व भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए यहाँ पे कूले ने इस बात को कहा है कि प्राथमिक समूह और गौड़ समूह है। देखो यहाँ पे युग में आपको सही बताने हैं। बात करते हैं यहाँ पे मैक्स वेबर के बारे में। मैंने थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा परिचर्चा भी किया था क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, है ना, कि भाई मैक्स वेबर ने कन्फ्यूशियन चीनी सामाजिक संरचना के बारे में बात भी की थी। ये भी मैंने बात किया था और ये भी बात किया था। अभी देखो एप्टोनिस के बारे में मैंने बात किया है आप लोगों से, समुदाय और समिति के बारे में, गेसलसॉफ्ट और गेमेनसॉफ्ट के बारे में। यहाँ पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लिख दिया तो इसका मतलब मिलर का नाम लिख दिया, है ना। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बताएं। अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमलित है? परिवार विवाह से है, ये तो जाहिर सी बात है, सत्य है। व्यापार संस्थापन से, ये भी सत्य है। व्यापार संघ सामूहिक सौदेबाजी से भी, मैंने कल बताया भी था। कॉलेज भाषण और परीक्षा प्रणाली से भी, ये भी है। तो ये बेसिकली सभी के सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी का लगाइएगा। ये संस्था के प्रकार बता दिए गए हैं, ठीक है। संस्था है, समिति, तो पहले समिति की बात की गई है, फिर संस्था की बात की गई है, ठीक है, याद करिएगा। सोलह आपसे कह रहा है 116, 116 सही युग्म का पहचान करिए। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16 और आप जरा मुझे बताएं कि अपकर्षण का सिद्धांत स्वर्ण युग से पतन की अवस्था को बताता है। ये गलत जवाब है आपका, ये गलत जवाब है, ठीक है ना। अपकर्षण का सिद्धांत आप सभी लोगों को मैं बता दूं, नोट करना है नोट कर लीजिए, या समझना है तो समझ लीजिए। ये कहता है कि अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ आगे भी बुरा होगा, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ आगे भी अच्छा होगा। ये आकर्षण का सिद्धांत कहता है, ना कि स्वर्ण युग से पतन की अवस्था को बताता है। बात समझ में आ गई? ये आपके लिए सोशल वर्क का ही पार्ट है, कोई अलग से यहाँ पे मैं आप लोगों से अलग चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, समाज कार्य का ही ये पार्ट है, ठीक है। वो किसमें आएगा यूनिट, मतलब किस कॉन्सेप्ट का है ये आपका मैडम जी सामाजिक परिवर्तन का ही तात्पर्य बताया गया है। अपकर्षण का एक सिद्धांत दिया गया था जिसमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया गया कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में विषय में सोचते हैं
तो वह कार्य को करता है और अब चुंबकीय शक्ति हमें और उस वस्तु के साथ जोड़ती है, जिसे हम जो है एक प्रकार से आकर्षण या अपकर्षण के सिद्धांतों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं चक्रीय सिद्धांत को, तो परिवर्तन चक्रीय तरीके से होता है, ये बात तो आपको मालूम है और यह आप भली भांति तरीके से जानते हैं। सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय का सिद्धांत किसने दिया है, आप बताएं। कई विद्वानों का नाम आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, हाँ, चक्रीय सिद्धांत को जो है विल्फ्रेडा पेरेटो का एक अहम भूमिका रही है, पेरेटो महोदय की चक्रीय सिद्धांत में। और भी ऐसे कई विद्वान रहे हैं जिन्होंने इसको बोला भी है, सामाजिक परिवर्तन को, चेंज को लेकर। और इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा चक्रीय सिद्धांत में, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान भी रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइंड एंड सोसाइटी की जो किताब थी, उसी किताब में जिक्र किया था पेरेटो ने। और जो टालमिया था, इन्होंने आ स्टडी ऑफ हिस्ट्री एक किताब लिखा था, अर्नोल्ड जे टालमिया, इसकी भी जिक्र उसी में हमें देखने को मिल जाती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। एक था स्पेगलर का नाम, स्पेगलर ने दिया था ना चक्रीय सिद्धांत, एक स्पेगलर का नाम था, हाँ। और जो अगर ओशवाल्ड स्पेगलर की बात करते हैं तो इसने द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट करके एक किताब लिखा था 1918 में, उसने भी अपने चक्रीय सिद्धांत को बताया था। सेरोकिन का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं आप लोगों से अब बताना चाहूँगा, आप लोग उसको नोट भी कर लीजिएगा, सेरोकिन का, है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो है पूछ लिए जाते हैं कि भाई क्रम बताओ, कौन कौन से क्रम जो है सेरोकिन के द्वारा जो है प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है, सेरोकिन के। तो आप बता दो मैं आपको, एक देखो, राजनीतिक, आर्थिक और आदर्शात्मक, तीनों जब क्षेत्रों की बात होती है तो पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन का उल्लेख भलीभांति तरीके से करता है। लेकिन जब सामाजिक परिवर्तन की बात होती है सेरोकिन की, तो सांस्कृतिक गतिशीलता की बात करता है। तो एक किताब का नाम आता है सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स करके। उसने अपने उसमें बोला है कि भाई जो चक्रीय सिद्धांत है वो सदैव एक सीधी रेखा में नीचे से ऊपर की ओर चलता है, ऐसी बात उन्होंने कहा था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आगस्ट काम्टे का नाम याद रखिएगा। धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक स्तर, ये 3 स्तर भी माना था बौद्धिक विकास में, सामाजिक परिवर्तन के बौद्धिक विकास में। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेखीय सिद्धांत उच्च से निम्न की ओर परिवर्तित होता है। तो आप देखिए, जो ये परिवर्तन है, ये गलत जवाब दे दिया कि ऊपर से नीचे, या मतलब उच्च से निम्न की तरफ, गलत जवाब। अगर हम बात करते हैं नियतिवादी सिद्धांत की, तो सामाजिक और प्राकृतिक तत्व में परिवर्तन की बात करता है, यानी 2 और 4 सही है। आप लगाना क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2 और 4 सही। सम्मिलित आपको करना है कि किस विद्वान ने क्या क्या बातें कही है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूँ तो जो है यहाँ पे देखिए विल्बर्ट ई मुर्रे का नाम। तो मैं आपसे कहूँगा कि मानव अनुभूति के समय का भाव जो है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कौन सा युग में सही नहीं है, कौन सा युग में सही नहीं है, मुर्रे की बात करते हैं अगर हम लोग, तो मानव अनुभूति के समय का भाव, तो देखिए ये आपका सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका सही माना जाएगा। और अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट बिरस्टिक के, तो 2 समाजों का इतिहास एक समान नहीं होता है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। लेकिन प्रश्न हमारे सामने है नहीं का। डेविस ने समाज का सभी भाग प्रकारवाद बताया है, डेविस ने सभी, देखो डेविस, हाँ, डेविस बेसिकली समाज का सभी भाग को प्रकारवाद नहीं कहा है, ये गलत जवाब है। यहाँ पे ये सम्मिलित नहीं है, ये डेविस का स्टेटमेंट नहीं है भाई, ये गलत जवाब हो जाएगा। और दुर्खिम ने समाज एक जीवधारी के समान नहीं, जीवधारी तो बोला है, मैंने आपको पढ़ाया भी, पीडीएफ में है भी। तो यानी 3 और 4 ऑप्शन नंबर जहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर 4 सी में, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना, जीवधारी वाला, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए, अभी भी आप लोगों ने देखा है मिलर ने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बताया है, इस बात से आप सभी लोग सहमत भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 118 की अगर हम बात कर रहे हैं, और समनर की बात करते हैं तो अंतः समूह और बाह्य समूह की बात होती है, ये भी सत्य है। जॉर्ज हसन की बात करते हैं तो असामाजिक और समाज विरोधी की बात करते हैं, ये भी सत्य है। डॉयड संडरसन के बारे में अभी मैंने आप लोगों से बोला भी था कि ऐच्छिक समूह होता है और एक अनैच्छिक समूह होता है, अभी एक क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था आप लोगों से।
तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे आप सभी प्रश्नों का जो इस प्रश्न का 118 का आप लोग देखेंगे तो सही पॉइंट सभी लिखे गए हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करिएगा आप सभी लोग। आधुनिकता की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है। तो मैं कहूँगा कि वैज्ञानिक ज्ञान का विरोधी, ये सत्य है। वालिक ज्ञान की प्रधानता, ये भी सही है। वृत्तांक ज्ञान का विरोधी, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा आधुनिकतावाद की विशेषता में। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 120 के बारे में, निम्नलिखित में से उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए ये कालक्रम के अनुसार बताना है, हमें दिखाना है। ठीक है, चिंतन का स्वरूप, ठीक है, चिंतन का स्वरूप कब विकसित किया गया, जरा बताएंगे मुझे, किसी को मालूम है? जो सृजनात्मक बालक हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो सृजनात्मक बालक हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो एक दर्शन कोश के अकॉर्डिंग बात कही गई थी मास्को में, जो है मास्को में सन 1980 में, चिंतन का रूप को लेकर। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, आप लोग पॉइंट लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, 1980, लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे और इस्माइल दुर्खिम 1858 और 1917 के बीच में जो कार्यकाल था इस्माइल दुर्खिम का, उन्होंने भी इस चीज़ों पर चर्चा किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रही है वो दर्शन कोश के अकॉर्डिंग रहा है। तो आप 1980 का चयन करें सभी लोग। विकासात्मक प्रारूप कब विकसित हुआ, इसके बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो मैं आपसे बताऊं, ये भी मनोविज्ञान की पॉइंट आप बिंदु से अगर आप देखें या उसके दृष्टिकोण से अगर आप लोग देखते हैं ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग, तो विकासात्मक मनोविज्ञान इस बात की बात बताता है कि वैज्ञानिक अध्ययन ही मनुष्य अपने जीवन के दौरान कैसे और क्यों बदलता है, ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में जिक्र की गई थी। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ आप लोग 18वीं शताब्दी को आप ध्यान रखें, और 18वीं शताब्दी में बेसिकली नाम जो आता है वो एरिक एरिक्सन को भी देखने को मिला है नाम। और अगर हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी में, तो डार्विन का एक विकासवादी सिद्धांत था, डार्विन का एक विकासवादी सिद्धांत था। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप डार्विन का 19वीं शताब्दी का जो सिद्धांत है उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, डार्विन का। ठीक है, उसमें जिन प्याजे वगैरह भी आते हैं, ऐसा नहीं कि जिन प्याजे महोदय नहीं आते, एरिक एरिक्सन नहीं आते, ये सभी लोग आएंगे। ठीक है, इन सभी लोगों के नाम जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया। 19वीं शताब्दी आप याद रखेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। एक प्रश्न मैं आपको बताना चाहूँगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वो प्रश्न होगा आपका पारिस्थितिकीय तंत्र का सिद्धांत, जो विकासात्मक प्रारूप को ही रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। और ये ब्रोफेन ब्रेनर ने दिया है, यूजीसी में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ब्रोफेन, नोट कर लीजिएगा, ब्रेनर ने दिया है परिस्थितिकी, नोट कर लीजिएगा, परिस्थितिकीय तंत्र का सिद्धांत। ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की बात कर लेते हैं अब हम लोग। वर्ग सिद्धांत कब दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये बेसिकली वर्ग सिद्धांत में अगर हम चर्चा पर चर्चा करते हैं तो सबसे अहम भूमिका जो आती है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की आती है भूमिका, है कि नहीं। और इन्होंने ये चीज़ें कहा था कि अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास रहा है। शोषक और शोषित जैसे वर्गों के बारे में अगर जिक्र होता है तो भी आप नाम लगाएंगे वर्ग संघर्ष का ही नाम लगाएंगे, है ना, वर्ग संघर्ष का ही नाम। कारण ये रहा कि भाई 18वीं शताब्दी में अगर हम बात करते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की, तो हम यहाँ पे दर्शाते हैं 1848। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर आधुनिकता की बात कर लेते हैं। उत्तर आधुनिकता का अगर हम क्रम दर्शाते हैं तो ये कब आया है, कौन बताएगा मुझे? उत्तर आधुनिकता में देखिए 2 लोगों के बारे में बात किया था, आप 1957 के बाद से। ओके, और कोई व्यक्ति बताएं जरा। 1960 था। हाँ 1960। तो अब यहाँ पे आपको जो है क्रम लगाना है। अगर हम बात करते हैं 1960 का तो आपको क्रम लगाना है। मैंने अभी आपको बताया 1980 इसको। विकासात्मक प्रारूप के बारे में अगर हमने चर्चा किया है तो आप यहाँ पे किसका नाम लगाएंगे? देखिए ध्यान रखिएगा, विकासात्मक प्रारूप कब विकसित किया गया, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से चर्चा किया है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि हम किसको यहाँ पे लगाएं विकासात्मक प्रारूप में।
या मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो भाई एरिक एरिक्सन को लगाएं कि सिगमंड फ्राइड को लगाएं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग लगाइए विकासात्मक प्रारूप। किसका नाम लगाएंगे बताइए जरा, कब वर्ष कब लगाएंगे? डेवलपमेंट मॉडल। आप लोग बताएं जरा कब कब आप इसको दर्शाने की कोशिश करेंगे? 1975। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए, 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे लगाइए क्रम। देखिए 1960 आपका आया है, सबसे पहले किसको लगाएंगे? थर्ड को रखेंगे। 3 4 2 1 डी हो जाएगा। 3 4 2 1 डी, वेरी गुड। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 4 भी 360, ये 2 375, 309 1980। हाँ, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट करिएगा, वो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन बना सकता है। बात करते हैं सामाजिक समूह कार्य के मॉडल नहीं है। देखिए प्रकारात्मक अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली कोई मॉडल नहीं है ना। सामाजिक लक्ष्य का मॉडल अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। सोशल ग्रुप वर्क मॉडल है, ठीक है ना। सोशल ग्रुप वर्क मॉडल यही है, आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और पूछे भी जा रहे हैं आजकल। सोशल गोल मॉडल नोट कर लीजिए, मैं नाम लिखवा देता हूँ, आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक होता है आपका सोशल सामाजिक लक्ष्य मॉडल हो गया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका जो है उपचारात्मक मॉडल। तीसरा हो जाएगा आपका पारस्परिक को बोला जाता है रेसिप्रोकल मॉडल, रेसिप्रोकल मॉडल बोला जाता है ना, नोट कर लीजिएगा। एक होता है इनटेक मॉडल, और एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, एक होता है साइकोथेरेपी जो है थेरेपिक आप कह लीजिए मनोचिकित्सा थेरेपिस्ट मॉडल कह लीजिए, मनोचिकित्सा। और एक आप लोग कह लीजिए साइको के बाद एक कह लीजिए आप लोग डेवलपमेंटल या विकासात्मक मॉडल। कितने मॉडल हुए? 7 मॉडल हैं। 7 के नाम आप लिखिए हैं, बताइए एक बार। अब सामाजिक लक्ष्य मॉडल, उपचारात्मक मॉडल, पारस्परिक मॉडल, इंटेक मॉडल, समस्या समाधान, साइकोथेरेपिक और विकासात्मक। अब कभी कभी अभी 2021 में जो प्रश्न आया था मैडम, बता दूं, इनके मॉडल एक तरफ दिए गए थे और इनके नाम दिए गए थे कि किसने क्या डेवलप किया है। अब इसको भी लिख लीजिए सामने नाम लिख के। जो सामाजिक लक्ष्य मॉडल है ये नाम आता है पापेल एंड रोथमैन का, सन 1966। शाबाश, वेरी गुड, ध्यान रखिए। और एक आता है आपका उपचारात्मक मॉडल, इसका नाम विंटर आरडी रॉबर्ट डोनाल्ड विंटर 1957। शाबाश। उसके बाद हम बात करते हैं रेमेडियल के बाद अगर हम बात करते हैं तो एक और मॉडल आता है पारस्परिक मॉडल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। और ये आप नाम ध्यान रखिएगा, स्वेटजर 1961। वेरी गुड, ये भी आप ध्यान रखिएगा और उसके सामने नाम लिखते रहिएगा सभी लोग। और उसके बाद इंटेक मॉडल का मतलब होता है जानते हैं क्या? भर्ती। तो यहाँ भर्ती से कोई चीज़ें ऐसी रिप्रेजेंट नहीं की गई थी कि किस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे भर्ती मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भर्ती शब्द है यूज की जा रही है इन्वॉल्व करने को, कंडीशन को बताता है, ठीक है। ये इन्वॉल्व करने की कंडीशन को बताता है। इन्वॉल्व का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे कि आप कैसे उस बच्चे को जब आप इन्वॉल्व करेंगे लक्ष्य में तो उसके साथ कार्य कैसे करेंगे, इसके बारे में ये जिक्र कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा
कि भर्ती का कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई भर्ती में ये लगेगा वो लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक आपका आता है, दूसरे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पर प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल के बारे में, यहाँ नाम आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल में नाम आता है H पर्लमैन, और ये नाम आपको बता दूँ 1957 में, याद रखिएगा। एक आपका आता है, अगर हम बात करते हैं जो है साइकोथेरेपिक मॉडल, अल्पोर्ट का नाम आता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अल्पोर्ट ने ये अगर डेवलप करने की बात करता है तो आप ध्यान रखिएगा 1897 अल्पोर्ट का। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? साइकेट्रिक जो है मॉडल 1897। और एक आपका हो जाएगा डेवलपमेंटल मॉडल। अगर इसके बारे में आपसे नाम पूछता है तो आप किस विद्वान का नाम लगाएंगे, बताएं जरा। सर वेरुस्टीन है ना, ओके, एंड लॉगी। वेरी गुड। आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, बेरुस्टीन, हाँ बेरुस्टीन का नाम आता है वर्ष 1955 1955। तो ध्यान रखिएगा, ये थे मॉडल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये जो मैंने आप लोगों से बताया अभी। हाँ, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है ना, इसका सन बताइए। 1957 में, 19। हाँ 1957, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, क्लियर हो गया? सर इनटेक का बता दीजिए एक बार। देखिए, इनटेक का कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है यहाँ पे। इनटेक का जो नाम बताया गया, एक नाम था हैंक्सन का नाम, और स्टेफन हैंक्सन थे। इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था, लेकिन इन्होंने कोई एग्जैक्ट वर्ष किसी किताबों में लिखा नहीं कि मैं ये मॉडल कब दिया था। और इनका मॉडल का मतलब यही था कि जब आप समाज कार्य करेंगे, जैसे आप किसी चीज़ को करने, जैसे आप अध्ययन निदान उपचार करते हैं, उससे पहले एक इनटेक आता है, संवेग, जिसको जो है संवेग लिखा होता है। तो इसका मतलब था कि इन्होंने भर्ती को लिया था, मतलब कोई काम करेंगे तो पहले हस्तक्षेप करना पड़ेगा, इंटरवेंशन करना पड़ेगा, और ये एक मॉडल के रूप में था। परंतु इसका कोई एक ऐसा, अगर आप कहें डेवलप के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं मिला है किसी भी किताबों में। और ये मॉडल जो है डेवलप में है भी नहीं, याद भी रखें आप सभी लोग, है ना, कि इसका कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसका वर्ष बताएं, तो इसका कुछ ऐसा वर्ष नहीं है। ठीक है, याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बात करते। देखिए, सामाजिक समूह के 5 चरण हैं। अब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोगों से कितनी बार करवाया है भाई, मैंने बोला अभी कि यूजीसी में ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में प्रश्न आया हुआ है, तो इसलिए आप इसको सही तरीके से करें, हल्के में ऐसे प्रश्नों को ना लें। तो ज़रा मुझे बताने की कोशिश करेंगे आप लोग कि क्या इसका करेक्ट जवाब होगा। जी, देखिए, अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिए। देखिए, अगर मैं बात करूं 5, तो आपको 2-3 नाम बताता हूं। एक टकमैन का है 5 प्रकार का, टकमैन का। एक है कैलिंग का 1972 में, अच्छा ये टकमैन 1963, ये इग्नू की बुक आएगी, इग्नू की बुक 1963 कहती है। ठीक है, तो मैं इग्नू की बुक से चलता हूँ, इसलिए आप टकमैन का 1963। कैलिंग की बात अगर हम करते हैं, अच्छा ये गलत भी नहीं, इग्नू की बुक गलत नहीं होती है, आप इसमें जो है कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्शन लगाते हैं किसी क्वेश्चन पर, तो इग्नू की बुक जो है वैलिड है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें। 1963 कैलिंग अगर हम बात करते हैं तो 1972। और ट्रैकर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैकर ने, अगर हम बात करें ना, ट्रैकर ने दिए थे कितने, 6। ट्रैकर ने कितने बताए थे 1972 में, इसका भी आया था 6 बताए थे। लेकिन ये कैलिंग 5 चल रहा है, टकमैन भी 5 चल रहा है ना, याद रखेंगे आप सभी लोग। 1 मिनट यार, ट्रैकर 5 थे, ट्रैकर 5 थे। ठीक है, जो है गारलैंड जोन्स का 6 था, गारलैंड, ये ट्रैकर का जो था, ट्रैकर भी 1972 में दिया था, 5 था ये भी, और ये भी 5 था। हाँ, गारलैंड का नाम नोट कर लीजिए, गारलैंड का जो था वो 6 टाइप का था। ठीक है, और जो नोदरलैंड थे, नोदरलैंड का जो था वो 4 था। नोदरलैंड का कितना टाइप का था, 4 टाइप का था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बेल्स का, तो बेल्स का 3 था, बेल्स का 3 था।
अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 5 टाइप में, देखिए पीटर ट्रैकर लिखा हुआ है, एचबी ट्रैकर लिखा हुआ है। एचबी ट्रैकर का नाम नोट करिएगा और टकमैन का नोट करिएगा, ठीक है। अब जो है गेशेलकोनफ्का का तो नाम ही नहीं है, ठीक है, यहाँ से इसको काट दीजिए। जी मैडम कुछ पूछ रहे हो? सर 3 चरण कितने थे? बेल्स का 1950 में, बेल्स का 1950 में। अब देखिए ये 5 इसके भी 5 इसके भी। अब बताइए प्रश्न में आपका ये वाला सही है कि बी वाला सही है? ए वाला सर। कैसे क्लियरफाई करें, मैं बताऊं? सर आपने बोला, हाँ बोल। देखो यहाँ पे ना समूह विकास के 5 चरण बताए हैं। वो 5 चरण में एक चरण मानकीकरण चरण है टकमैन का ही, इसी वजह से इसको 5 में माना गया है, वरना तो इसका भी तो 5 ही है। इसके में मानकीकृत नहीं आता ट्रैकर में। ट्रैकर में आता है प्रारंभ, ट्रैकर में आता है समूह की भावना, ट्रैकर में आता है मित्रता का विकास, ट्रैकर में आता है सशक्त समूह, ट्रैकर में आता है समूह की भावना का पतन। 5 हुए, समूह की भावना का पतन, ये ट्रैकर का है। और टकमैन का भी 5 लिखोगे, लिखना है तो लिख लो। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्मिंग, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। मानकीकृत आपका जो है वो नॉर्मिंग के रिलेट करता है, इसी वजह से मानकीकृत 5वें चरण में आता है। सॉरी 5 चरण के अंतर्गत में एक चरण आपका शामिल है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 2 समूहों के बीच संघर्ष का समाधान इस तरह से किया जाए कि दोनों समूहों के आकांक्षाओं की पूर्ति की जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? विन विन सिचुएशन। हाँ, विन विन सिचुएशन कहते हैं। अब ये कुछ कंडीशंस हैं, है ना, मैं इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। इसकी टॉपिक अभी अधूरी है, अभी चलाना है, ठीक है, आने वाले टाइम में चलेगा ये, तो बताऊंगा। बात करते हैं एक तरफ सिद्धांत को, एक तरफ प्रवर्तक को। संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है? अगर हम बात करें संघर्ष का सिद्धांत तो कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। हाँ सर। और अगर हम बात करते हैं प्रकार्यवाद को, आकस्ट काम्टे का नाम आया प्रकारात्मक सिद्धांत को। और एक रेखी का सिद्धांत अगर हम बात करेंगे तो गेरहार्ड जूनियर का नाम आएगा। बहुरेखी विकास का सिद्धांत की बात करेंगे तो टालकट पार्सन्स का नाम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, है ना, ठीक है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ये भी अच्छा प्रश्न है। अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैं आपको बताता हूं। देखो, प्राथमिक समाजीकरण तब घटित होता है जब व्यक्ति को एक विशेष संस्कृति के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के उपयुक्त मनोवृत्ति के समूहों की क्रियाओं का पता चलता है, तब उसको प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। ये सत्य है, ये पहला सीधा का सीधा से मैच होगा। अनुषांगी किसको कहते हैं? अनुषांगी समाजीकरण किसको कहते हैं? देखिए, ये भी प्रश्न अच्छा है ना, प्रश्न ये भी अच्छा है। तो मैं आपसे बताऊं, ये बेसिकली अधिगम की एक इस प्रक्रिया को संदर्भित करता है कि बृहद समाज के भीतर लघुत्तर समूह के सदस्य के रूप में कौन सा व्यवहार उपयुक्त हुआ, उसे अनुषांगी बोलेंगे, उसको अनुषांगी समाजीकरण कहेंगे। और जो है पूर्वानुमान समाजीकरण किसको कहेंगे? पूर्वानुमान समाजीकरण कहेंगे उन प्रक्रियाओं को संदर्भित जिसमें व्यक्ति भावी स्थिति और पेशा सामाजिक संबंधों के लिए पूर्वाभ्यास करता हो। और पुनर्समाजीकरण किसे कहेंगे? व्यवहार के पूर्व प्रतिमान को अस्वीकार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है और व्यक्ति जीवन में संक्रमण के एक भाग के रूप में नए प्रतिमान को जो स्वीकार करने को प्रदर्शित करता है उसको पुनर्समाजीकरण कहते हैं। तो ये इससे मैच हो जाएगा। तो यानी पहले का 1, दूसरे का 2, दूसरे का 3, सेकंड ऑप्शन। हाँ, बी करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आधुनिकीकरण की क्या विशेषता हो सकती है? भाई आधुनिकीकरण की विशेषता तो यही होनी चाहिए, सामाजिक मूल्य, उद्देश्य और आकांक्षाओं में परिवर्तन। तो बहुत सरल है ये तो। एक आध प्रश्न हर बार सरल मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
व्यवस्था को बदलने के लिए समूह की व्यवस्था के भीतर रणनीति, व्यक्तियों और उपसमूहों की पहुंच होनी चाहिए। बात सही है कि गलत? सही है, सही है सत्य है। समूह नेतृत्व के मत निर्माताओं से निपटने की सामर्थ्य अवश्य होनी चाहिए, ये भी सत्य है। तो यानी आप कहेंगे ए आर दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक समूह कार्य में निपुणता को एचबी ट्रैकर के द्वारा नहीं बताया गया, नहीं दिया गया? मतलब निपुणता को एचबी ट्रैकर के द्वारा नहीं दिया गया था। तो वर्तमान की वास्तविकता का प्रयोग में निपुणता ये एचबी ट्रैकर का नहीं है, बाकी उद्देश्यपूर्ण था। ये अगर हम उसके जब सिद्धांत देखेंगे समूह कार्य में ना, तो हमें उद्देश्यपूर्ण मिलेगा, समूह स्थिति का विश्लेषण भी मिल जाएगा और समूह के साथ भागीदारी भी मिल जाएगी। ये तीनों उसके उद्देश्य सिद्धांत है। 7 सिद्धांत दिया था एचबी ट्रैकर ने, ठीक है ना। तो यही नहीं है, पहला वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। संघर्ष रहित सामंजस्यपूर्ण समाज व्यवहार के रूप में असंभव होता है, क्या ये सही है? सही है, राइट है, गलत नहीं, सही है। कारण की बात कर लेते हैं। समाज को अपने निर्माण के समृद्धि के लिए असामंजस्य की जरूरत पड़ती है। समाज के अपने निर्माण के लिए, देखिए यहाँ पे अगर हम सामंजस्य की जरूरत होती है। देखिए समाज, यहाँ पे देखिए, समाज को अपने निर्माण और समृद्धि के लिए असामंजस्य की जरूरत होती है। असामंजस्य की जरूरत कैसे पड़ सकती है कि नहीं? तो प्रश्न तो यही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका कोई मैटर भी नहीं है। तो इसलिए आप देखिए ऑप्शन नंबर ए आर दोनों स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण नहीं है, ये सही है। परंतु ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कभी कभी देखो ऑप्शन देखो किस तरीके से दे दिया है, बड़ा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और चुनाव करेंगे ऑप्शन का ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। डैश किसी सामाजिक समूह में जीवन व्यापी ये लक्ष्य और उद्देश्य है, बताइए क्या? संयोजन क्षमता, संयोजन क्षमता। दुर्खिम के अनुसार मानव एजेंसी को निम्नलिखित में से बाधित किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग? सामाजिक ढांचा, हाँ, सामाजिक ढांचा, हाँ। देखिए यहाँ पे सामाजिक लक्ष्य का मॉडल दे दिया, पारस्परिक मॉडल दे दिया, उपचारात्मक मॉडल दे दिया, टी समूह का मॉडल दे दिया है। अब ये आपसे पूछ रहा है किसको किससे मैच करिए आप कि वो सही हो जाए। देखो सामर्थ्य बनाने वाला सामाजिक लक्ष्य का मॉडल हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पारस्परिक के मॉडल की बात करें तो परस्पर सहायता हो जाएगा। उपचारात्मक की बात करें तो परिवर्तन कारक हो जाएगा। टी समूह हो जाएगा संवेदनशील हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूह कार्य में रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होते हैं, क्या सही है? जी सर। चलो मैं भी सही मानता हूँ। फिर कहता है कारण कि रिकॉर्ड्स कर्मकार और भविष्य के लिए कार्यक्रम तैयार करने तथा कार्य योजना बनाने में सक्षम बनाते हैं। देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे बताइए जरा कि समूह के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए समूह जो है रिकॉर्ड के महत्वपूर्ण होना जरूरी है, और रिकॉर्ड्स कर्मकार भविष्य के लिए भाई तैयार किया जाता है, योजना बनाने के लिए सक्षम होता है। तो इसलिए व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर आप सी लगाइए, सी लगाइए। अब देख लीजिए यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन के 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठीक है। धर्म विज्ञानी, अलौकिक और सकारात्मक, ये 3 बताए किसके? देखिए हर्बर्ट स्पेंसर के नहीं है, गलत है। और यहाँ पे अगर निकोलन की बात करें गलत है। अब बचा ऑगस्ट काम्टे और सेरोकिन। अब बताइए। ऑगस्ट काम्टे इज द राइट आंसर, वेरी गुड। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। अभी मैंने आप लोगों से चर्चा भी किया था, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया एक समाप्त। अब हम बढ़ेंगे कल यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत कुछ और पॉइंट्स को लेंगे, जैसे सामाजिक स्तरीकरण हो सकता है हमारे सामने कल का, या सामाजिक व्यवस्था जैसे टॉपिक हो सकती है, ठीक है। कल की क्लास हमारी इस पे आधारित होगी। कल थ्योरी होगी, ना कि कोई प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।